नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मोदी जी जब कुछ बड़ा फैसला लेते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं, तो अक्सर अंजाम नोटबंदी जैसा होता है, लॉकडाउन जैसा होता है, जीएसटी जैसा होता है। और दिल की धड़कनें बढ़ रही हैं क्योंकि मोदी जी एक बार फिर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। जी हां, कुछ बड़ा सोचने जा रहे हैं, कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तारीख नोट करिएगा, 18 सितंबर 2023। अब 18 सितंबर को मोदी जी ने संसद का, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया। यह सत्र 18 से 22 तारीख तक चलेगा, यानी 18, 19, 20, 21, 22, मंडे टू फ्राइडे, 5 वर्किंग डे, 5 सिटिंग डेज होंगे। और इस विशेष सत्र में, जो बहुत रेयर होता है विशेष सत्र का बुलाया जाना, उसमें मोदी जी एक बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं, बड़ा फैसला। अब ये बड़ा फैसला क्या होगा, ये बड़ी घोषणा क्या होगी? अब यूं तो बहुत से कयास लगाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन अगर गोदी मीडिया जो मोदी जी के बेहद करीब है, या मोदी जी की गोद में जो बैठी है मीडिया, उस पर भरोसा करें तो मोदी जी इस सत्र में एक बिल ला रहे हैं, विधेयक ला रहे हैं, कानून बनाने जा रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। इसका मतलब है कि विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, सारे चुनाव मोदी जी चाहते हैं एक साथ करा दिए जाए, एक समय में एक साथ। अब कई चैनल हैं जो मोदी जी के बहुत करीबी हैं। उन चैनल्स में जैसे टाइम्स नाउ है, इसने भी कहा है कि नहीं साहब, वन नेशन वन इलेक्शन पर होगा। आज तक ने भी कहा है कि एक देश एक चुनाव, इसकी घोषणा मोदी जी कर सकते हैं, बिल ला सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि मोदी जी ने समय समय पर एक एजेंडा के तहत वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव की बात खुद कही है, करते रहे वो बात। वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि ये भारत की जरूरत है। अब दोस्तों, खबर ये नहीं है कि मोदी जी एक बिल लेके आ रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, सारे चुनाव एक साथ होने चाहिए। खबर तो हमेशा मोदी जी की पर्दे के पीछे रहती है, और वो पर्दा जिस पर पर्दा डाल देती है गोदी मीडिया, उनकी जो गोदी मीडिया है, सच बाहर आता ही नहीं कि आखिर मोदी जी 9.5 साल के बाद उन्हें यह याद क्यों आया। 9 साल पहले, 8 साल पहले, 7 साल पहले, 6 साल पहले, 4 साल पहले मोदी जी को याद क्यों नहीं आया? चुनाव तो हो रहे थे, 2019 से पहले भी सोच सकते थे। अब क्यों सोच रहे हैं? अभी क्यों सोच रहे हैं? और अगर ये बिल लाना था तो पहले क्यों नहीं लाए? पर्दे के पीछे की कहानी क्या? और पर्दे के पीछे का एक सच ये है कि मोदी जी, मैंने पहले भी कहा, आजकल बहुत टेंशन में रहते हैं, बेचैन रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं देर से सोते हैं। जो पीएमओ के करीबी सूत्र हैं, उनका ये कहना है कि देर से आजकल मोदी जी सोते हैं, कभी कभी चिड़चिड़े हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पे। ये बेचैनी की वजह क्या है? ये बेचैनी कब से है मोदी जी को? कुछ लोगों का ये कहना है, जानकारों का, कि ये बेचैनी तब से बढ़ने लगी है जब से ये इंडिया बन गया है। इंडिया बोले तो 63% वोट शेयर। जी हाँ, अगर सारा विपक्ष एक हो जाए, समूचा विपक्ष एक हो जाए, तो वोट 63% होते हैं, और मोदी जी के पास वोट हैं 37%। ये 2019 का आंकड़ा बताता है। तो विपक्ष जब से एक होने लगा है, जब से ममता बनर्जी, केजरीवाल, नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, हेमंत सोरेन, राहुल गांधी, खड़गे, ये सब एक होने लगे, एक छत के नीचे आने लगे। आज भी बैठक चल रही, कल भी बैठक चलेगी। यही बेचैनी बढ़ा रही कि विपक्ष एक क्यों हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर कि मोदी जी को जो फीडबैक मिल रहा है, जो दिसंबर में 5 चुनाव होने जा रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। फीडबैक सर्वे ये बता रहे हैं कि मोदी जी 3 जगह तो चुनाव हार रहे हैं, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और डर यह है कि कहीं मध्य प्रदेश और राजस्थान भी हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि पोजीशन वहां भी टाइट है। तो डर यह है कि अगर ये 5 राज्य के चुनाव हार गए
और उसके 3 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में गए, तो हो सकता है पार्टी में बगावत ना हो जाए। ऐसा ना हो कि लगातार चुनाव हारते हुए मोदी जी, हिमाचल का चुनाव, कर्नाटक का चुनाव, दिल्ली एमसीडी का चुनाव, कई बाई इलेक्शन और फिर ये 5 राज्यों के चुनाव, अगर लगातार 8 राज्यों में हार मिली तो जीत 2024 की हार में ना बदल जाए, ये उनको डर सता रहा। और जानकार कह रहे हैं कि बेहतर होगा कि सारे चुनाव एक साथ करा दिए जाएं, ये 5 राज्यों के चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव, और उसमें 2-3 चुनाव और हो जाएं, जैसे महाराष्ट्र की असेंबली है उसको मोदी जी भंग करा दें, हरियाणा में उनकी सरकार है वो भंग करा दें, नवीन पटनायक से बात कर ही चुके हैं, तो 10-12 विधानसभा और 7 में लोकसभा, और इसको नाम दिया जाए वन नेशन वन इलेक्शन। एक नया नारा, लेकिन नारे के पीछे का सच ये है कि मोदी जी को इंडिया से डर लग रहा है, प्रेशर है, दबाव है हार का। अब दोस्तों अभी तक पोजीशन क्लियर नहीं, क्योंकि सरकार ने ये तो कहा है कि 18 से 22 सितंबर तक सत्र होगा, विशेष सत्र होगा, लेकिन सरकार के किसी बड़े नेता ने ऑन रिकॉर्ड ये नहीं कहा कि ये बिल आ रहा है, ये नहीं कहा है, और इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं, हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन की जगह कोई और बिल आए या कुछ 2-4 बिल और आ सकते हैं, तो कोई भी बिल हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं मोदी को चुनाव में फायदा दें। लेकिन एक बात जिसकी आशंका है, एक बात जिस पर संदेह होता है, वो ये है कि मोदी जी इस विशेष सत्र के बाद चुनाव का ऐलान कर सकते हैं, यानी चुनाव जो गर्मियों में होने हैं वो सर्दियों में हो सकते हैं लोकसभा के, और ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के साथ हो सकते हैं। वो एक सरप्राइज देना चाहते हैं इंडिया को, जी हाँ, टीम इंडिया को मोदी जी एक सरप्राइज देना चाहते हैं। राहुल गांधी को, खड़गे को, ममता बनर्जी को, केजरीवाल को, नीतीश कुमार को, तेजस्वी को, उद्धव ठाकरे को, शरद पवार को, स्टालिन को एक सरप्राइज देना चाहते हैं। गुगली फेंकना चाहते हैं मोदी जी, जैसा कि बीजेपी के कार्यकर्ता, कुछ प्रवक्ता कह रहे हैं ये गुगली है। और खड़गे साहब का कहना है कि मोदी जी गुगली फेंकने की जगह कहीं व्हाइट बॉल ना फेंक दें। अब दोस्तों मोदी जी एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, इसका बिल ला रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहस करने की, इसको डाइसेक्ट करने की गुंजाइश कम है, क्योंकि ये फैसला 100% मोदी जी को लेना है, उनका प्रेरोगेटिव है, और इस पर बहस की गुंजाइश मुझे लगता है बनती नहीं। बहस या जो सवाल, या जो क्वेश्चन है, बिग क्वेश्चन, कि मोदी जी ये विशेष सत्र क्यों बुला रहे हैं। G20 समिट खत्म होने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मोदी जी समिट खत्म होने के बाद कुछ तूफानी फैसले लेंगे। ये फैसला जो तूफानी लेने जा रहे हैं, क्यों लेने जा रहे हैं, क्यों चाहते हैं मोदी जी अर्ली इलेक्शन? क्या वाकई उनको डर लग रहा है, घबराहट हो रही है इंडिया से, समूचे विपक्ष से? क्या है इसका कारण? और आपको जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि 2024 के चुनाव पर इसका बहुत जबरदस्त इंपैक्ट पड़ने वाला है। मोदी तीसरी बार शपथ लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये जो विशेष सत्र है, एक तस्वीर साफ होगी कि मोदी के दिल में क्या, अगर दिल है तो उस दिल में क्या है, मन में क्या है, क्या करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इसको डाइसेक्ट करने के लिए, इसको समझने के लिए 2 एक्सपर्ट्स हैं। जावेद अंसारी साहब हैं, 40-45 साल का एक्सपीरियंस है, पॉलिटिकल रिपोर्टिंग उन्होंने करी है दिल्ली में, और अशोक वानखेड़े टाइगर होंगे। तो हम बिल की जगह हम दिल की बात करेंगे। मोदी जी के दिल में क्या है? बिल जब आएगा देखा जाएगा दिल में क्या है, उनके मन में क्या है, उनके जहन में क्या है, उनका एजेंडा क्या है यहां मोदी जी का। इस पर बात करते हैं, चलते हैं सीधे टाइगर के पास और जावेद अंसारी साहब के पास। टाइगर, पहला सवाल मेरा आपसे है कि 18 से 22 मोदी ने एक विशेष सत्र बुलाया। एक बाउंसर, इसको इंडिया वाले बाउंसर कह रहे हैं और बीजेपी वाले से गुगली कह रहे हैं। ये एक ऐसी गुगली जो बोल्ड कर देगी इंडिया को। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी का ये जो विशेष सत्र है नई इमारत में होगा, संसद की नई इमारत में होगा, जिसका पूजा और मुहूर्त हमने देखा था। लेकिन विशेष सत्र जो है उसके पीछे मंशा यही है कि पहली बार मौका मिलेगा मोदी जी को उस नए भवन में बैठने का, और उसके बाद शायद चुनाव की घोषणा हो जाएगी। क्या मोदी प्रेशर में है? क्या मोदी दबाव में है? क्या इंडिया से डरे हुए, इंडिया के वोट शेयर के आंकड़ों से डरे हुए, और वो चाहते हैं कि अब ज्यादा देर नहीं, पहले चुनाव करा लो? क्योंकि पहले वही चुनाव कराता है
जो ओवर कॉन्फिडेंट होता है अपनी जीत का, या कहीं ना कहीं उसे हार का डर होता है? टाइगर, क्या है माजरा? देखिए दीपक भाई, पिछले भी लगातार हम इस बात पर डिस्कस कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि शायद चुनाव जल्दी हो जाएंगे, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव में यदि बीजेपी हारती है तो लगातार 8 हार, हिमाचल, दिल्ली, कर्नाटक और ये 5 राज्य, ऐसे 8 हारों का ठिकरा और किसके सर पे? मोदी जी के सर पे फूटेगा, क्योंकि मोदी जी का एक चेहरा सामने था। और अभी भी बोल रहे कि तीनों राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान में चेहरा मोदी जी का होगा। तो कुल मिला के यदि मोदी जी का ब्रांड इतना बुरी तरह से डेंट मारता है, इतना नीचे तरह से गिरता है, फिर उस ब्रांड के साथ आप 2024 में क्या अपेक्षा रखते हैं, ये बीजेपी भी जानती है। जावेद साहब, आपको क्या लग रहा है, जो शख्स पिछले 30-35 सालों से, मोदी जी जब विधायक तो छोड़िए, मोदी जी जब भाजपा में नहीं आए होंगे, पार्टी में नहीं आए होंगे, तब से आप पार्लियामेंट देख रहे हैं जावेद साहब, इसी पार्लियामेंट को देख रहे हैं जहां पर नई पार्लियामेंट एक बन गई है और उसमें एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, तजुर्बा क्या कहता है, ये जो बाल पके हैं आपके इस धूप में, ये बाल पके बाल क्या कह रहे हैं कि मोदी डर गए हैं और ये आखिरी सत्र होगा, उसके बाद चुनाव की तैयारी है क्या? अर्ली इलेक्शंस? देखिए, अर्ली इलेक्शंस के लिए सत्र बुलाने की जरूरत नहीं है। जैसे आप लोग दोनों ने जिक्र किया, कैबिनेट का एक प्रस्ताव पास करा लें, सीधे ले आकर राष्ट्रपति को दे दें, ऑटोमेटिकली राष्ट्रपति इज ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट इलेक्शन फॉलो इन 40 डेज। तो ये मुझे लगता है मोदी जी किसी फॉर्मूले, किसी मुद्दे की तलाश में है। कोई एजेंडा सेटिंग अभी मिला नहीं, बार बार कोई ऐसा हादसा पुलवामा टाइप का नहीं हो सकता, इसलिए अब उसके वो तलाश में है। ये कोई बहुत किसी कॉन्फिडेंट नेता का, कॉन्फिडेंट सरकार, मजबूत नेता के ये सिम्टम्स लक्षण नहीं है, ये लक्षण नहीं है। ये मुझे ये लगता है कि वो ट्राई कर रहे हैं, चलो स्पीकर नहीं चला तब हम तो फास्ट बॉलर लाओ, फास्ट बॉलर नहीं चला तो लेफ्ट आर्मर लाओ, राइट आर्मर लाओ, पंचर गुल्ली जो है लगा दो, कोई ना कोई तो ट्रायल एंड एरर। टाइगर, जावेद साहब कह रहे हैं कि साहब जो कुछ है बड़ा अनयूजुअल है, जो कुछ है बड़ा अजीबो गरीब है, ऐसा होता नहीं है कि विंटर सेशन आने वाला हो, आप स्पेशल सेशन और विशेष सत्र बहुत रेयर होते हैं, कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून टाइप। तो ये जो मोदी की गुगली जिसे बीजेपी बता रही है, आपको क्या लग रहा है कि मोदी किसी बड़े फॉर्मूले की तलाश में और फॉर्मूला मिल गया और वो अनाउंस करने जा रहे हैं, जैसे बालाकोट का उन्होंने एक सरप्राइज दिया था, कोई सरप्राइज देने जा रहे हैं मोदी? और ये जो सरप्राइज की वजह है वो ये है कि इंडिया से डरे हुए हैं। देखिए, इंडिया से नहीं, इंडिया इकट्ठा भी नहीं होता तो उनका स्टेट तो वैसे ही गिर रहा, क्योंकि कर्नाटक में इंडिया नहीं था, हिमाचल में इंडिया नहीं था, दिल्ली में इंडिया नहीं था, लेकिन लगातार वो देख रहे हैं कि लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। डर तो है, लेकिन एक होती है पॉलिटिकल मैच्योरिटी, क्योंकि परंपराएं ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत मायना रखती है और परंपराओं का एक स्थान होता है। तो ये परंपरा वही आदमी समझता है जिसको पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, जिसको प्रगल्भता कहते हैं। लेकिन यदि राजनीतिक छिचोरापन आप में है तो ऐसे अक्सर छिचोरे डिसीजन आपको शगुफा है, ये शगुफा है। आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए थी कि आपको 5-15 दिन है, आप ट्वीट करने के बजाय सेशन, यदि आप फॉर्मेलिटी निभा दे सारी चीजों का, लेकिन ठीक है, मुझे बार बार जो एक मिनट जो अभी कह रहे थे जावेद भाई कि ये जो चैनल चला रहे हैं ये भी गोदी मीडिया का भी एक परसेप्शन बनाने का है। अभी 8 दिन तक लगातार नई नई चीजें देते रहेंगे, क्योंकि इनको किसी भी हालत में ये इंडिया की हेडलाइन खानी है, इंडिया को हेडलाइन मिलने नहीं देनी है, तो ये लगातार ही चलेंगे। अभी वन नेशन वन इलेक्शन जो ये कह रहे हैं, उनके लिए कम से कम 12 से 15 अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल, 15 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे तब जाके होंगे, और वो मेजर अमेंडमेंट है, 2/3 लगेगा कुछ के लिए, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैं समझ गया। अब देखिए क्या है कि मोदी जी के दिल में क्या है कि अमित शाह को नहीं पता होता, तो हम लोग तीनों लोग कहां से उनके दिल की बात जान सकते हैं? वो तो किसी को पता है, मोदी जी को ही पता है कि वो रात में क्या सोचते हैं, सुबह क्या कहते हैं और शाम तक क्या भूल जाते हैं। क्या सोचा, क्या कहा, क्या भूला। जी नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल आपका इससे बिल्कुल ये नहीं करता। मोदी जी के दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को नहीं पता, ये बोलिए।
मोदी जी के पास दिल है कि नहीं है, ये डिबेटेबल सवाल है। जी, चलिए मान लिया। तो बहरहाल मोदी जी के मन में क्या है, और ये हम लोग को नहीं पता है, ना इसका कोई इल्म है और ना ही हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन एक सवाल जो जहन में आता है टाइगर, वो सवाल ये है कि नीतीश कुमार, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये आपस में हाथ मिला रहे हैं, ये गले मिल रहे हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं, साथ में चाय पी रहे हैं। पटना में वो लिट्टी चोखा खा रहे थे, बेंगलोर में किसी ने कहा कि एक साथ एक मेज पर बैठ के ये सब डोसा ले रहे थे, अब बड़ा पाव कहीं खा रहे होंगे बॉम्बे में। ये जो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, नीतीश, राहुल, उद्धव, शरद, केजरीवाल, ममता बनर्जी, इतना ज्यादा बेचैनी क्यों है ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं टाइगर? ऐसी बेचैनी क्यों कि आप इस तरह के फैसले लेने लग गए? देखिए, बीजेपी के पास वोट कितना है? 37%। जी, 37% पे आप सत्ता में हो, क्योंकि आगे जो 63% है वो डिवाइडेड है। डर उस 63% का एक होने का है। तो आप तो आंधी में जैसे तिनके उड़ जाते वैसे उड़ जाओगे चुनाव में। इसीलिए आप लगातार डिवाइड एंड रूल का प्रयास कर रहे हैं। आप शरद पवार की पार्टी तोड़ी, आपको कोई जरूरत नहीं थी, महाराष्ट्र में इतनी मेजोरिटी थी आपके पास। लेकिन शरद पवार को इतना हतोत्साहित करो, इतना डिमोरलाइज करो कि वो इंडिया का एक्टिव पार्टनर बने। लेकिन शरद पवार इनके भी बात निकले। एक तरफ पार्टी भी टूटी, उसको भी संभाल रहे, गांव गांव दौरा कर रहे, और इंडिया का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल उन्होंने लिया, धुआंधार बात बैटिंग कर रहे हो। नीतीश, लगातार नीतीश के यहाँ कोई जाके मिलता है, लगातार नीतीश के यहाँ गॉसिपिंग छपी जा रही है कि नीतीश आज गए, कल गए, नाराज है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। वापस आ रहे बीजेपी में, लेकिन नीतीश भी आ रहे हैं। खबरें छपती है कि केजरीवाल बिल्कुल फूफा बने हुए हैं, केजरीवाल भी पहुंचते हैं, ममता भी पहुंच रही है। बाद में पता पड़ता है कि शरद पवार और कांग्रेस और इनके बीच में अनबन हो रही है, लेकिन ये तीन इकट्ठा हो रहे, डंके की चोट पे हो रहे। ये कहते कि इनमें झगड़ा है, कौन क्या बनेगा। उसमें सभी कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं बनना है, हमको इकट्ठा रहना है। नीतीश भी कह रहे हैं कि मुझे कोई पद नहीं चाहिए, खड़गे कह रहे मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो ये अब नया शगुफा कि इनके पास प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कहां है। तो भाई चुनाव लड़ने के लिए सेनापति ही चाहिए, तो आपके पास राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सेनापति कहां है? चलो बताइए, आप 3 नाम बता दीजिए। वहां क्यों आप राजा के नाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? क्यों आपका सेनापति ही राजा बनता है, राजा ही सेनापति बनता है? जी, जवाब नहीं इनके पास। फिर ये कहते कि अरे ये तो करप्ट लोग हैं। अरे कौन करप्ट है भाई? परिवारवाद, करप्शन, ये जो शगुफे लोग अब हंसते हैं। बीजेपी को अधिकार नहीं शब्दों का उच्चारण करने का। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते, भ्रष्टाचारी को गले लगाते हैं। आज शरद पवार ने स्टेटमेंट दिया। करो, मैं आह्वान करता हूं प्रधानमंत्री जी को, जिस 17,000 करोड़ गबन की बात कर रहे थे वो, उनकी तुरंत इंक्वायरी करो ईडी से और इनकम टैक्स और सीबीआई से। मैं आह्वान कर रहा हूं आपको। महाराष्ट्र में बहुत 17,000 करोड़ का। ये लोग जो इकट्ठे हो रहे हैं, ऐसा लगा है जैसे सारे के सारे मोदी जी की छाती पे चढ़ते चले जा रहे हैं। रातों की नींद हराम हो गई है, नींद नहीं आती है रात को। किसको? मोदी जी को, अमित शाह जी को। अब भाई साहब, सवाल सत्ता का है। 10 साल आपने राज किया, आपको 5 साल और आना है। टाइगर आ रहा हूं एक 2020 फॉर्मेट में एक सवाल जरा जावेद साहब से पूछ लें। मुझे उम्मीद है कि जावेद मियादाद की तरह छक्का मारेंगे इस पे। ये बताइए जावेद साहब कि अगर ये अपोजिशन एक हो गया, ये सारा विपक्ष एक हो गया, सबने गले मिला लिए, इसमें से कोई बिछड़ा नहीं, कोई बिखरा नहीं, कोई टूटा नहीं, नीतीश हो, केजरीवाल हो, ममता हो, उद्धव हो, आपके शरद पवार हो, राहुल गांधी, खड़गे, ये सब इंटैक्ट, अखिलेश यादव, आप इसमें तेजस्वी, हेमंत सोरेन, ये सब इकट्ठे हो जाएं, ये हो रहे हैं पिछली 3 मीटिंग से, तो क्या वाकई मोदी का जीतना मुश्किल है? अगर पूरा अपोजिशन एक हो गया, 1 to 1 फाइट हो गई बीजेपी के साथ, तो आपकी गणित क्या कहती है? आपका 40 साल का पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस क्या कहता है? सारा वोट शेयर अगर एक तरफ आ गया, तो क्या वाकई द बैटल इज टफ, बहुत मुश्किल है फिर मोदी के लिए? क्या प्योरली अरिथमेटिक टर्म्स में देखें, आप अगर गणित में देखें तो वोट परसेंटेज और इसमें फिर तो जमीन आसमान का फर्क हो जाएगा। लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा अमूमन ऐसा होता नहीं है।
इसके बावजूद भी ये जो 200 रुपया से गैस के सिलेंडर का दाम कम हो गया सडनली, और श्रेय इनको चाहिए। भाई बढ़ाया किसने था? बढ़ाया भी आपने था, आपने कम कर दिया। अभी तो ये दूसरी तीसरी मीटिंग में ये हो गया। अगर जब चौथी और पांचवी मीटिंग होगी तो उसमें क्या होगा? हो सकता है अपना लोग नाम ही बदल दें। क्या करेंगे अगर ये सब इकट्ठा हो गया? और 500 550 सीटों में तालमेल होने की जरूरत नहीं है। अगर 450 450 सीट में भी 1 to 1 हो गया तो कहानी खत्म है। कहानी खत्म है। फिर कहानी खत्म है। फिर ये जो लोग रोज जिन्होंने अपना करियर बना लिया है, इनमें ऐसे लोग ढूंढते हैं जो मोदी जी को खुद पता नहीं उनमें ऐसी खूबियां हैं, इतनी वो है। उनका क्या होगा? मुझे तो वो उनके लिए बड़ी परेशानी। एक चीज में छोटी सी बात कहूँ, आप कह रहे हैं ये लोग साथ रहेंगे, ये तो साथ हैं। अभी आप देखिएगा, जरा नजर दौड़ाइए, चंद्रबाबू क्या करेंगे? वहां इंडिकेशन है कि YSR के बेटे के साथ ये लोग जाएंगे आंध्रा में, तो चंद्रबाबू क्या करेंगे? चंद्रबाबू परसों दिल्ली में थे, दिन भर दिल्ली में थे। वो उन्होंने कवायद लोगों से मिले हैं, लोगों से उन्होंने बात की है। और चंद्रबाबू नायडू बहुत बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं। और जो खबरें आ रही हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से, वहां कांग्रेस पार्टी की 2014 और 2019 के बनस्बत अब कहीं ज्यादा बेहतर सिचुएशन है। तो फिर क्या होगा? फिर ये जो गणित है ना, ये सारा बदल सकता है। जावेद भाई, एक लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि समय भी हो रहा है, फिर टाइगर के पास आऊंगा। आप तो उत्तर प्रदेश को रग रग से, आप उत्तर प्रदेश की वाकिफ है, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, और आप तब से सियासत की रिपोर्टिंग कर रहे हैं जब मायावती ने डेब्यू नहीं किया था, मायावती ने राजनीति में पांव नहीं बढ़ाया था, तब से मायावती को जानते हैं, समझते हैं। मैं एक चीज पूछ रहा हूं, भले मायावती अभी कह रहे हैं कि भाई हम कहीं नहीं जाएंगे, हम ना एनडीए में जाएंगे, ना मेरा हाथी जो है वो इंडिया में जाएगा, मेरा हाथी सीधे चलेगा, दाएं बाएं नहीं जाएगा। आपकी गट फीलिंग, अंदर से आपकी फीलिंग, आपका जो तजुर्बा है, क्या कहता है कि जब आचार संहिता लगने वाली होगी, सीबीआई ईडी का डर खत्म हो जाएगा और एक माहौल बनेगा इंडिया का, अगर बनता है, तो क्या मायावती हाथी से उतर के सोनिया गांधी के पास जाएंगी? क्या मायावती लास्ट मोमेंट क्या मायावती आखिरी वक्त पर शामिल हो सकती है इंडिया में, उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल हो सकती है। 1999 में जब वाजपेयी जी की सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव लाई थी कांग्रेस पार्टी, तो मायावती ने वोट के एक दिन पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा था कि मैं सरकार के पक्ष में वोट करूंगी और गिरने से बचाऊंगी। और दूसरे दिन जब वोट पड़ा तो उनके एमपीओ ने खिलाफ वोट किया और एक मत से वाजपेयी जी की सरकार गिर गई। तो ये वो मायावती हैं। आप याद कीजिए, जब अगर दिसंबर तक में चुनाव की घोषणा हुई, तब तक मिश्रा जी ईडी के चीफ नहीं रहेंगे, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका होगा, आचार संहिता लग चुकी होगी। उस वक्त पिछली बार भी जो इन्होंने किया था वो भी आखिरी वक्त पे किया था फॉर्मूला। फिर वो क्या करेंगी, चंद्रबाबू क्या करेंगे, ये और जो 2-4 पार्टियां अभी पर तोले बैठी हैं कोने में, छोटी पार्टी से ही लेकिन बैठेंगे, वो क्या करेंगे वो देखने रहेगा। पर ये मैं आज से नहीं, आप अपना याददाश्त ताजा कीजिए। मैं पहले दिन से आपसे कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम में कि चंद्रबाबू क्या करेंगे, खास तौर पे मायावती क्या कहेंगे, ये कोई दावे के साथ नहीं बता सकता। आज उनकी पोजीशन कुछ है, कल परसों कुछ और भी हो सकती है। टेक अ लास्ट क्वेश्चन। आपने 2 दिन पहले शायद आपने कहा था कि दीपक बाबू, ये जब G20 का समिट खत्म होगा तो अगली तारीख है 9/11, 11 तारीख सितंबर महीना 9/11। तो आपने कहा था कि 9/11 के बाद मोदी जी वैसे ही कोई लंबा स्ट्रोक खेलेंगे, और मैंने देखा वाकई बहुत बड़ा तूफानी फैसला मोदी ने ले लिया है। क्या 22 सितंबर के बाद, आखिरी जो दिन होगा विशेष सत्र के बाद, आपको लगता है कि मोदी चुनाव की तरफ बढ़ जाएंगे? आपको लगता है कि मोदी उसके बाद फिर कुछ ऐसा फैसला लेंगे जिसमें दिसंबर में हम देखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा एक हो रही है? आपको क्या लगता है? आपका गट फीलिंग क्या कह रहा है कि एक अंडर प्रेशर मोदी जल्दी से जल्दी चुनाव कराना चाहता है कि जितना डिले होगा चुनाव में उतनी स्थिति खराब होती चली जाएगी? लास्ट क्वेश्चन। जितना डिले उतनी स्थिति खराब। 5 राज्यों के साथ चुनाव करना ये उनकी मजबूरी है। यदि उन्हें अपना फेस सेविंग करना है तो थोड़ी बहुत स्थिति सुधरेगी, मतलब ठीक रहेगी, क्योंकि सारे राजनीतिक दल जो है, इंडिया के जितने भी गठबंधन के दल है,
वो लोकसभा में अपने अपने क्षेत्र में उलझ जाएंगे। तो ये 5 राज्यों में इधर उधर क्रॉस जो कनेक्शन होगा कि शरद पवार भी आ रहे हैं मध्य प्रदेश में बोलने के लिए और मायावती को अपनी अखिलेश भी मध्य प्रदेश में ललकार करके जा रहे हैं, यादवों को अपील करके जा रहे हैं कि इंडिया के साथ खड़े हो जाओ। ये सारा भी 5 राज्यों में नहीं होगा, क्योंकि अखिलेश अपने यहाँ उलझे होंगे लोकसभा में, सब अपने अपने यहाँ उलझे होंगे लोकसभा में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। और ये लोग, इनके पास पैसे की कमी नहीं है, संसाधन की कमी नहीं है, तो ये पहले से तैयारी कर रहे हैं लोकसभा की। और मुझे लगता है कि अभी से तैयार हो रहा है कि भाई 2-3 बार जीते उनको नहीं देंगे, बहुत सारा सेंसेशन भी हो गया है। ऐसे में इनके प्रवक्ता भी, इनके जो पर्यवेक्षक है, ये भी जाके घूम के रिपोर्ट लेके आए हैं। मुझे लगता है कि ये जो मैंने कहा आपको 11 तारीख के बाद जो शुरू होगा, और इन्होंने तो 1 सप्ताह के अंदर ही अब दूसरा रिपोर्ट दिया, मुझे लगता है 22 तारीख तक तो सबको क्लियर हो जाएगा इस लोकसभा क्षेत्र इसमें ही क्या होने यानी आप ये कह रहे हैं कि आने वाला महीना, आज 31 तारीख है, आने वाला सितंबर, कम सितंबर जिसे कहते हैं, कम सितंबर जो है वो सबसे डिसाइसिव महीना है मोदी के सेकंड टेन्योर में। देश के लिए बहुत डिसाइसिव निर्णायक है सितंबर। डिसाइसिव है, मोदी जी के लिए पता नहीं डिसाइसिव होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अब इतना रायता फैला गया है तो कहां तक समेटेंगे बेचारे। मुझे कई बार दया भी आती है, बुरा भी लगता है कि 24 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति है, क्या करें। इतना रायता फैल गया है जिसको समेटना बड़ा मुश्किल है। समेटने की कोशिश में ही वो विशेष सत्र बुला रहे हैं। और एक चीज और टाइगर ने कही कि सितंबर का महीना जो बहुत डिसाइसिव है। जावेद अंसारी साहब का मानना है कि मोदी जो है प्रेशर में है, इंडिया के प्रेशर में है, और इंडिया को उनको लगता है कि जो जावेद साहब कह रहे हैं कि मायावती, चंद्रबाबू नायडू और भी कई नेता आ सकते हैं, और खासकर जो मौसम विज्ञानी, जो मौसम का मिजाज समझते हैं राजनीति का, इस तरह के लोग भी घोड़ी चढ़ने जा रहे हैं इंडिया की। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि सितंबर का हमें इंतजार करना चाहिए। और 18 से 22 तारीख का जो सत्र है, ये सत्र बहुत कुछ परिभाषित करेगा देश की राजनीति का, 2024 के चुनाव का। जावेद साहब, आपने समय निकाला और सलाह में आपको, आप समय निकाल लेते हैं। और टाइगर, आप आते हैं दिन भर की इस मसरूफियत के बावजूद, इतनी मेहनत के बावजूद आप समय देते हैं हमारे दोस्तों के लिए। मतलब इतना एहसान है कि मुझे लगता है तमाम जिंदगी मैं चुका नहीं सकता हूँ उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई है दीपक भाई, ऐसा नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।